नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं संजय गोयल जी, जो शाहदरा के विधानसभा से जीते हुए विधायक हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि पूरी दिल्ली ये जानती है कि 27 साल बाद बीजेपी की घर वापसी हुई है और बीजेपी ने एक महिला सीएम को मौका दिया है, तो इस पर क्या विचार है आपके? कहीं न कहीं ये महिला सशक्तिकरण का भी उदाहरण देता है। ये बिल्कुल सही आपने कहा। बहन रेखा गुप्ता जी को हमारे मुख्यमंत्री पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बनाया और ये सबके लिए खुशी की बात है। और ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और उन्होंने खाली बात ही नहीं करते, वो करके दिखाया भी है उन्होंने। और मैं समझता हूँ हम सब विधायक साथी बहन रेखा गुप्ता जी साथ मिलकर दिल्ली का विकास कार्य करेंगे। जी। 27 साल बाद भाजपा आई है, तो भाजपा की प्राथमिकताएँ क्या होंगी दिल्ली सरकार के लिए? देखिए, जैसा कि यदि मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ स्वच्छ जल पीने योग्य मिले और पूरी मात्रा में मिले। दूसरी बात, यहाँ जो सीवेज सिस्टम पिछले 10 सालों से ठप पड़ा हुआ है, अभी जब मैं अधिकारियों के साथ बैठा तो पता लगा कि पाइपलाइन जो है, अधिकतर पाइपलाइन खराब हो चुकी हैं। कुछ जहाँ सीवर ओवरफ्लो होता है, मशीनें हैं नहीं सफाई के लिए। तो एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि शाहदरा में छोटी छोटी गलियाँ हैं और उन छोटी गलियों में कई बार क्या गाड़ी नहीं जा पाती है। एक बहुत बड़ा मुश्किल एक कार्य होता है अधिकारियों के लिए भी। लेकिन उन्होंने हमें अपनी रिक्वायरमेंट, मैंने उनसे कहा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, सो दैट हम आने वाले समय में सीवेज सिस्टम जो ओवरफ्लो होता है या चौक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, उससे निजात पा सके। और जहाँ सीवेज सिस्टम डेड हो गई, लाइनें डेड हो गई, वहाँ नई लाइनें बिछवा कर जनता को सुविधा मिल सके, इसके लिए भी मैंने उनसे कहा है। तीसरी बात है कि जो हमारे शाहदरा विधानसभा में क्लस्टर हैं, बहुत झुग्गी झोंपड़ी जो है, उन झुग्गी झोंपड़ी में 14 हमारे शौचालय हैं। शौचालयों की स्थिति अभी मैंने सभी अपने साथी स्टाफ से जो है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ के मैंने मंगाए हैं, तो देखने में आया है कि कुछ में दरवाजे नहीं हैं, कुछ में सीट्स टूटी पड़ी हैं, कुछ में अब पानी की टैप्स नहीं हैं, कहीं पानी नहीं आता है और कहीं स्थिति यह है कि क्लीनिंग का प्रॉपर तरीके से सही रख-रखाव नहीं है। और साथ में ये भी देखना है कि जो कोऑर्डिनेशन दिल्ली जल बोर्ड और डोसिब के अंदर होना चाहिए, जबकि एक ही सरकार के दोनों डिपार्टमेंट अलग-अलग विभाग हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से भी कई बार शौचालय बंद हो जाते हैं, रात्रि में शौचालय बंद हो जाते हैं। तो अनेकों-अनेक परेशानियों का सामना जो हमारे यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं उनको उठाना पड़ता है और कई बार वो खुले में शौच करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक प्राथमिकता तौर पर हमने इसको अभियान को लिया है। तो उनसे भी हमने कहा है कि क्या-क्या आपकी आवश्यकता है, तो उसका एक बजट बनाकर, क्योंकि एक दिन में तो काम संभव नहीं होते, तो एक प्लानिंग की जाएगी, प्लानिंग को फिर एग्जीक्यूशन में जाएगा, फिर बजट आएगा, फिर बजट बनेगा, क्योंकि सरकारी कार्य है, तो इसलिए उसको काम को हमने प्राथमिकता के तौर पर लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो डूसिव के बारात घर हैं जिनको कहा जाए, या सामुदायिक भवन है, उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। तो उनको भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से करके रख रखाव उसका किया जाए, जिससे कि स्थानीय जनता वहाँ उस पर अपना उसका सदुपयोग कर सके। और अभी सड़कें बहुत टूटी पड़ी हुई हैं और सड़कें बनाने में भी समय लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे एक बजट है। पूरी विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, तो कुछ ऐसे चैलेंजेज हैं सड़क बनाने के लिए। जब छोटी सड़कें हैं जहाँ पर मटेरियल जा नहीं सकता, वो हाथ की ट्रॉली के साथ ही माध्यम से जा सकता है, तो उसको भी एक बड़ा चैलेंज है। तो उसको भी हमको सॉल्व करना है कि कैसे, क्योंकि दिन में बन नहीं सकती, दिन में ट्रैफिक के लिए लोगों को जाने आने में परेशानी होती है और रात्रि में ही बन सकती है। तो ये भी एक सड़क का भी हमने प्लान किया है, और जहाँ भी सड़क नहीं बन सकती वहाँ गड्ढे भर दिए जाएँ, जिससे कि लोगों को लोगों के साथ एक्सीडेंट ना हो या गिरे नहीं कहीं पर, बुजुर्गों को चलने में आसानी हो। ये भी हमने इस पर भी पूरा वर्क कर लिया है, तो उस पर भी हमने अधिकारी से मिलना हो गया है। तो और ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था में अभी ज़्यादा तो स्कूलों में मेरा जाना नहीं हुआ है, लेकिन अभी 2 विद्यालयों में मेरा जाना हुआ है। तो विद्यालयों में भी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जहाँ पर हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं या आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं, उनमें बच्चों के जो स्थानीय स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं,
उनमें उनको एडमिशन मिल पाए, और वो एडमिशन तब मिलेगा जब अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी। तो खाली बिल्डिंग बनाने से अच्छी से काम नहीं चलता, जो कि विगत सरकारों ने सिर्फ एक बिल्डिंग बना दी और एक जगह स्कूल को अच्छा कर दिया। बाकी अन्य स्कूलों में तो स्थिति इतनी ख़राब है कि एक कक्षा में 70-70, 80-80 बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, और इसलिए उसमें भी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब विधायक काम करेंगे। यदि स्वास्थ्य सेवाओं की बात भी करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिति भी बहुत दयनीय है स्थिति है। और दयनीय इस तरह से है, मैं कह सकता हूँ कि कहीं दवाई नहीं है, तो कहीं क्या नाम है, जाँच की मशीनें नहीं ठीक हैं, तो कहीं डॉक्टर्स की कमी है। तो ये सब जनता को पिछले 10 सालों के अंदर, पहले तो दिल्ली को कांग्रेस ने लूटा, फिर उसके बाद में केजरीवाल ने अपने कुशासन के वजह से, क्योंकि बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे वो, तो मोहल्ला क्लिनिक की बात मैं वही कह रहा हूँ, तो उस वजह से बहुत सारी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि आज दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है, तो एक दिन में तो ये सब काम साफ नहीं हो सकते, तो इसलिए हम एक प्लान वे में काम कर रहे हैं। अभी आज हमने शपथ ली है, और शपथ लेने के बाद में प्राथमिक तौर पर क्या-क्या अभी तुरंत हो सकते हैं क्षेत्र के अंदर, उस पर हमने प्लान किया है। तो उस पर अब चालू कर दिया वर्क हमने, सभी अधिकारी, चाहे वो, क्योंकि अधिकतर रोड्स जो है एमजीडी के अंतर्गत आती हैं, 60 फुट से ज़्यादा चौड़ी रोड बहुत कम है। तो उन पर जो नई सड़कें बनेंगी, जो अभी आज हम एक शिलान्यास भी करेंगे, कस्तूरबा नगर से लेकर विवेक विहार की चारों तरफ की रोड्स हैं, उसकी नई रोड बनेगी। और साथ में जो छोटी-छोटी रोड्स हैं, वो भी हम जहाँ हैं फंड्स जितना हमको अवेलेबल मिलेगा, तो वो भी हम काम करेंगे। ऐसे ही डार्क पॉइंट हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल डार्क, जहाँ पर अंधेरा रहता है, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को रात में चलने में असुविधा होती है, तो उन डार्क पॉइंट को भी लाइटों के माध्यम से वो भी हम उसको पूरा करेंगे, जिससे कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को परेशानी ना हो। ऐसे ही पार्क्स हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आज स्थिति ऐसी है कि एक-एक काम को मैं गिनाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे मेन बेसिक है कि गर्मियाँ अभी आ रही हैं, तो गर्मियों में सबसे पहले ज़रूरत है पानी की। सीवेज सिस्टम अच्छा हो, फिर बरसात आ रही है, बरसात में हमारी नालियाँ साफ़ हों, बड़े जो नाले हैं पीडब्ल्यूडी के नाले हों या डीएसआईडीसी के नाले हों, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएँ, जो उसमें जो छोटी नालियाँ गिरती हैं आकर, जिससे कि बरसात में ओवरफ्लो ना हो। तो वो भी हमने अधिकारियों से कहा है कि उसको भी हम प्लान वे में पहले ही इसको कर लिया जाए, बाद में बरसात की इंतज़ार ना करें। तो एक सिल्ट भी जो है, वो जो निकलती है, जो 10 दिन 15 दिन तक सड़क पे पड़ी रहती है, जिससे कि उससे डस्ट पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वो भी हमने उनको कहा है कि आप शाहदरा विधानसभा के अंदर आप जब सिल्ट उठाएँगे, तो तुरंत इसको उठा के निकालते हैं, जैसे ही सिल्ट नाली से निकलती है, तो उसको हाथ से उठा के लेके जाएँ, इसका भी आप प्लान कर लें। तो क्योंकि एक दिन में वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए गाड़ी अलग से चाहिएगी, तो वो भी उनको हमने बता दिया कि इस तरह से हम शाहदरा विधानसभा में वर्क करेंगे। तो 2 मेन टारगेट्स हैं, गर्मी और बरसात। इसमें कहीं जल भराव ना हो, ये व्यवस्था हमारी प्राथमिकता तौर पर करने वाली है हमारी। ये संजय जी, अभी हमने क्षेत्रीय विकास, मेजरली क्षेत्रीय विकास को लेके बात करी, लेकिन कुछ मुद्दे जो सबसे बड़े हैं और चुनाव में जो सबसे ज़्यादा उठाए गए, पहला यमुना का मुद्दा, और ये पूरी दिल्ली जानती है कि यमुना, अब सफाई हो रही है यमुना की। और दूसरा मुद्दा जो उठा था वो था प्रदूषण का मुद्दा। तो प्रदूषण के मुद्दे को लेकर भाजपा क्या कहना चाहेगी? देखिए, यमुना के मुद्दे पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि विश्व में जाने जाते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, उन्होंने पहले दिन ही चुनाव, जैसी हमारी भाजपा की सरकार के 48 विधायक हम चुनकर आए, जिस दिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाजपा की सरकार बन रही है, उसी दिन उन्होंने कहा कि दिल्ली अब यमुना से पहचानी जाएगी, और यमुना के नाम से पहचानी जाएगी। यमुना क्योंकि हमारी इष्ट है, हमारी आस्था का केंद्र है, और क्योंकि यह भावनाओं से हम जुड़े हुए हैं, तो और वो नाले में परिवर्तित थी, तो उसको, जैसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी संकल्प पत्र बनाते समय पहले कहा था कि हम इसमें एक दिन में संभव नहीं है, 3 साल इसको लगेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन जो है, क्योंकि अब सुबह मॉर्निंग में जाइए, इवनिंग में जाइए, तो यमुना से नाले की स्मेल आती है एक तरह से नाले की। तो वो उसमें 3 साल का समय माँगा गया, और उस पर काम चालू हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं समझता हूँ कि यमुना भी बहुत अच्छे से सुंदर आरती ऑलरेडी चालू हो चुकी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली में
क्योंकि दिल्ली देश की कैपिटल है और कैपिटल के अंदर और दिल्ली देश का धड़कन भी है। तो इसीलिए यहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छे से यमुना की सफाई भी होगी, सौंदर्यीकरण भी होगा, पानी अच्छा भी होगा जिससे पीने योग्य पानी हर समय अवेलेबल हो। कोई स्नान करना है, भावनाओं से जुड़े हैं, माँ छठ मैया का आशीर्वाद हमको मिलता है हर साल, तो वो उसमें पूजा आस्था का केंद्र है, तो वहाँ हमारे पूर्वांचल भाई जाते हैं साल में एक बार, तो वो एक दो बार, तो वो वहाँ जो है लगातार 3 दिन तक पूजा चलती है वहाँ पर। वो भी जो है अच्छे से इस आस्था के पर्व को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। ऐसे ही क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन है, पोल्यूशन कई तरह का होता है, एक डस्ट पोल्यूशन है, एक वाटर पोल्यूशन है, एक एयर पोल्यूशन है, तो इन पर तीनों पर अलग अलग काम करना पड़ेगा। डस्ट हम नहीं रहेगी रोड पे तो डस्ट पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, और वाटर यदि साफ़ रहेगा, पानी साफ़ रहेगा तो वाटर पोल्यूशन भी आपका ख़त्म होगा। जो सीट हमारे एसटीपी प्लांट्स हैं सही ढंग से वर्क करें और प्रॉपर तरीके से उस पानी को भी यूटिलाइज अन्य कार्यों में कर सकें, उसकी व्यवस्था भी करनी। बहुत बड़ा काम अभी बाकी करना है, क्योंकि पिछले 25 सालों में दिल्ली बहुत पीछे चली गई। दिल्ली देश की कैपिटल कहलाने लायक भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी, तो इसलिए इतना काम करना है। ऐसे ही एयर पोल्यूशन के लिए प्लान है कि भाई धीरे धीरे जितने भी हमारी जो व्हीकल्स हैं दिल्ली में, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस सिस्टम को ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में परिवर्तित यदि हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाए तो लोग कम से कम अपने व्हीकल यूज करेंगे। अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, बसेस की संख्या कम है, जो हैं वो भी धुआं फेंक रही हैं और वो भी ठीक ढंग से नहीं प्रॉपर तरीके से किया। तो ये 3 तरीके से अलग अलग लेवल पर काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब ट्रैफिक सिस्टम सुव्यवस्थित होगा तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिक कम होगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे बड़े मतलब छोटे कहिए अभी, जो इनको पिछले करते तो शायद दिल्ली ऐसी नहीं होती, लेकिन अब इतने बड़े हो गए कि वो उसको समय लगेगा, एक दिन में संभव नहीं है ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसलिए उस पर काम दिल्ली में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं माननीय रेखा जी, इस काम को करेंगे और हम सब विधायक उनके साथ मिलकर काम करेंगे। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं, मैं गिनवा देती हूँ, जैसे कि शिक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, सरकारी शिक्षा, और दूसरा जो है मोहल्ला क्लिनिक, तो ये सब, और भाजपा कह रही है इन सब चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट कराएगी, तो ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका? देखिए, आपने शिक्षा कहाँ से स्ट्रॉन्ग है, मैंने एक बार एक आरटीआई लगाई थी। मैंने उनसे पूछा था कि भाई दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं, उनके जो बच्चे 12वीं कक्षा पास करने के बाद में कॉलेज में एडमिशन होता है, कितने आपके सरकारी स्कूलों के विद्यालयों के बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में दाखिला लिया? तभी तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी बनी जाएगी। खाली बिल्डिंग बनाने से अच्छा थोड़ी बना जाता है। बिल्डिंग अच्छी हो लेकिन अंदर शराबी रहता हो तो क्या होगा? तो वो थोड़ी है कि क्या नाम है, संस्कार ही नहीं हो रहने वालों के अंदर, गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो तो क्या होगा? तो ये ऐसा नहीं है। इसीलिए ऐसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर यदि बच्चों की शिक्षा इस लेवल की हो कि ऑटोमेटिक किसी भी वो कंपटीशन में बैठें, और कंपटीशन में बैठने के बाद में उनका उस कंपटीशन को पास कर दें, तभी तो अच्छा माना जाएगा उसको। अब आप भी देखिए, अधिकतर दिल्ली स्कूल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी आप पूछेंगे तो जाइए, पता लगेगा कि मैक्सिमम बच्चे ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग से एजुकेशन ले रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो छोड़ ही देते हैं। तो कहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है? आप बताइए ना मेरे को, आप बताइए कि आपके क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं वहाँ कितने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में एडमिशन हुआ है, या किस में आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में एडमिशन हुआ है, या कौन से कंपटीशन उन्होंने क्लियर करे? मात्र 1.5 या 2% बच्चे, मान लो सपोज, वो एडमिशन ले पाएँ तो उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे ही आप कहें मोहल्ला क्लिनिक की बात, यदि मोहल्ला क्लिनिक अच्छे होते तो आज स्थिति कहीं न कहीं आप सोचते हैं कि जो अस्पतालों में स्थिति है आज ख़राब है, एक-एक बेड पे 3-3 लोग लेटे रहते हैं। क्यों लेटे रहते हैं? 2 लोग लेटे रहते हैं। जाँच की व्यवस्थाएँ सही नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ मोहल्ला क्लिनिक अच्छे होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी है। मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, दर्द हुआ, कान में दर्द हुआ, नाक में दर्द हुआ, या क्या नाम पैरों में दर्द हुआ, तो मोहल्ला क्लिनिक जाएगा तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल होगा तो प्राइमरी में ही यदि उसकी इलाज सही ढंग से हो जाएगा, तो वो उसको बड़े हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता क्या है उसको, ये बताइए आप? तो या जाँच वहीं हो जाए, उसके टेस्ट प्रॉपर तरीके से वहाँ हो जाए, दवाई प्रॉपर मिल जाए उसको। आज अधिकतर दवाइयाँ
लोगों को खरीदनी पड़ती हैं वहाँ से, बाहर से खरीदनी पड़ती है, गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाता। तो ये जो चीज़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कहने की बात है। जभी तो देखिए, ये जनता का जनादेश है, जिन्होंने भाजपा को चुना है, विकास को चुना है और मोदी जी पर विश्वास करके भाजपा को चुना और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। तो यदि वो अच्छे होते तो फिर आप समझते तो फिर वो दोबारा तिबारा आते वो। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ कहने की बात है। अब बताइए, मुख्यमंत्री खुद अपनी विधानसभा हार जाएँ, मनीष सिसोदिया अपनी खुद दूसरी विधानसभा चले जाएँ छोड़कर, पटना से जंगपुरा चले जाएँ, तो कहाँ किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, क्या है ये बताइए ना आप। ऐसे अनेकों-अनेक नेता उनके आज स्थिति खराब है। सौरभ भारद्वाज जो अपने आप को बड़ा लीडर कहते थे, उनकी स्थिति खराब है, वो चुनाव हार जाएँ। तो जनता जानती है कि क्या ग्राउंड पर और क्या टीवी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से गलत प्रस्तुत किया जाता है और भ्रम की स्थिति जनता के सामने दी जाती है। और कितने इन्होंने ऐसे घोटाले किए हैं जिनकी चर्चा मैं करूँ तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसा अनेकों-अनेक काम ऐसे हैं जो कि इन्होंने किए नहीं, जनता को लूटा है और सिर्फ़ अपने को अनेकों-अनेक राज्य चुनाव लड़ने के चलते दिल्ली को इन्होंने बदहाल कर दिया। और अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इनके पास कौन-सा विभाग था मुख्यमंत्री जी के पास में? ये कोई विभाग नहीं था जिसकी वो ज़िम्मेवारी ले। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अनेकों-अनेक विभाग हैं और सुबह से जब से वो बनी है, जब से उन्होंने ओथ ली है, उसके बाद उन्होंने वर्क करना चालू कर दिया और एक दायित्व ग्रहण किया तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनता को विश्वास है, आज अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के साथ 20 राज्यों में सरकार है। लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वही कहती है जो कर सकती है। तो इसीलिए हम खोखले वायदे ना करते हैं, हम ना वायदे करते हैं, हम संकल्प लेते हैं और संकल्प को कोशिश करके सिद्धि तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ माननीय संजय गोयल जी, और जिन्होंने सिर्फ़ दिल्ली को दिल्ली नहीं, विकसित दिल्ली बनाने का दावा किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, रेखा गुप्ता जी के साथ कई नीतियों का इन्होंने वर्णन किया है इस वार्तालाप में। आज के लिए बस इतना ही। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन ललित के साथ।